आज हम शौक के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज शौक। शौक क्या होता है? एक शौक वो होता है जब हमारा रिजल्ट आता है ना, तो हमें लग रहा होता है खुदा ना खास्ता कुछ बच्चों को, लेकिन यहाँ ये वाला शौक वो नहीं है, ये कोई और शौक है। अब ये शौक क्या है? शौक बेसिकली सिस्टेमिक स्टेट होती है जिसमें क्या हो रहा होता है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफियन हो रही होती है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज डिलीवरी होगी टू द नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ द सेल। क्या चीज़ है शॉक? एक सिस्टेमिक स्टेट है पूरी बॉडी की जिसमें इनएडिक्वेट टिश्यू परफियन हो रही है, पूरा का पूरा ब्लड नहीं जा पा रहा हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यूज तक, हमारे सेल्स तक। इसे हम कहते हैं शॉक। जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, और पेशेंट किस पे शिफ्ट हो जाएगा, सेल किस पे शिफ्ट हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब हमने बायोकेम के अंदर बहुत डिटेल से ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिडोसिस होगी, और अगर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा सेलुलर इंजरी एंड डेथ में। तो काफ़ी लीथल कंडीशन है ये। इनएडिक्वेट, it is a systemic state of inadequate tissue perfusion resulting in insufficient oxygen and glucose delivery to the normal respiration, and that leads to the anaerobic metabolism, lactic acidosis, if not treated timely resulting in the cellular injury and death. अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है हमें ये पता होना चाहिए, ये जस्ट आपने रीड करना है, इनमें से कोई भी आपको एमसीक्यू वगैरह नहीं आएगा। एमसीक्यू वाले पॉइंट्स आपके आते हैं 20 टाइप्स ऑफ शॉक का आपको पता होना चाहिए। पहली बात, कंपनसेटेड अनकम्पनसेटेड के थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। रिकॉग्निशन एंड डायग्नोसिस, आपको कैसे पता चलेगा। अब ये वाला बहुत कॉमन एमसीक्यू है, बहुत कॉमन एमसीक्यू। अगर अभी हम ना इसको देखेंगे कि ये क्या सीन होता है, हमें कैसे पता चलेगा उसे कंपनसेटेड माइल्ड है, कंपनसेटेड उसे मॉडरेट है, या फिर अनकम्पनसेटेड शॉक है। इसमें से आपको एमसीक्यूज वगैरह आएंगे। रिससिटेशन के कुछ पॉइंट्स हम देख लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉनिटरिंग के मार्कर हम देखेंगे। इन दोनों में से भी आपको एमसीक्यू वगैरह आने हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ शॉक। ठीक हो गया। अब वन बाय वन करके हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमें ये तो समझ आ गया ना कि शॉक क्या होता है। अब हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरीके से उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा है उन्होंने, सेलुलर लेवल पे क्या होगा, माइक्रोवास्कुलर लेवल पे क्या होगा, एंड सिस्टेमिक रिस्पॉन्स पेशेंट का क्या आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल पे क्या होगा, एक तो हो रही थी एरोबिक रेस्पिरेशन, वो किस पे चेंज हो जाएगी, किस पे स्विच हो जाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर। जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। जो सोडियम पोटेशियम पंप था वो क्या हो जाएगा, उसका फेलियर हो जाएगा, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर एंजाइम्स रिलीज होंगे और सेल की लाइसिस हो जाएगी। अब जब सेल लाइसिस होती है ना, हमें पता है क्या होता है, बहुत सारा पोटेशियम रिलीज होता है। सो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया भी पेशेंट को हो सकता है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि हाइपोकैलेमिया होता है या हाइपरकैलेमिया होता है, देन यू विल ऑलवेज चूज हाइपरकैलेमिया। ओके, तो ये वाला एक एमसीक्यू आपको आ सकता है, मतलब इतने चांसेस नहीं आएगा, वैसे बता रही हूँ, मे भी आ जाए। अब माइक्रोवास्कुलर डैमेज के अंदर क्या होता है, माइक्रोवास्कुलर डैमेज में ये होगा, स्कीमिया क्या कर रहा होता है कि इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, कोगुलेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, जिससे एंडोथीलियल डैमेज होना शुरू हो जाएगा वेसल्स का। राइट। अब आ जाते हैं सिस्टेमिक रिस्पॉन्स पे, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही होती है। हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा, टेकिकार्डिया स्टार्ट हो जाएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। क्या क्यों हो रहा है ये सब, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड कम होना शुरू हो गया, ब्लड कम होना शुरू हो गया, तभी तो उसकी परफियन ठीक से नहीं हो रही ना। तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया स्टार्ट हो जाएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगी ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और टिश्यू परफियन बेटर हो सके। मेन मकसद तो हमारा यही है ना कि टिश्यू परफियन अच्छी हो, टिश्यू डेप्थ ना हो, ऑक्सीजन मिल जाए टिश्यू को। दैट्स वाई ये चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए लंग्स को, और वो ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में चला जाए। और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी हो सकता है। अब ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्यों होता है, यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था ना एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी हो सकता है, बल्कि होता है। तो क्या चीज़ हमने देख ली, हमने देख लिया शॉक क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी देख ली, सेलुलर लेवल पे, माइक्रोवास्कुलर डैमेज पे, और सिस्टेमिक रिस्पॉन्स के ऊपर। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ शॉक पे। कितने टाइप्स होते हैं शॉक के, एक तो होगा हाइपोवोलेमिक शॉक, एक होगा कार्डियोजेनिक शॉक, एक होता है सेप्टिक शॉक, एक होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। अब हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक बेसिकली ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड या फिर फ्लूइड की वजह से होगा। कार्डियोजेनिक शॉक किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द हार्ट फेलियर, हार्ट के अंदर कोई मसला आ गया, मोस्टली हो रहा होता है एमआई के अंदर, या फिर कोई ब्लॉक हो गया है हार्ट ब्लॉक्स के अंदर। सेप्टिक शॉक कब होगा, ये ड्यू टू द सीवियर इन्फेक्शन। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इनके पीछे क्या राज है, क्यों इस तरह से ये हो रहा होता है, और बॉडी
किस तरह से रिएक्ट करती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर क्या सीन होता है, ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शंस, और न्यूरोजेनिक शॉक ड्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या सीन है। अब हाइपोवोलेमिक शॉक का तो हमें पता है ये क्यों हो रहा होता है, ब्लीडिंग की वजह से। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया। कार्डियोजेनिक शॉक क्यों हो रहा होता है, क्योंकि जब प्लेंटी ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है लेकिन हार्ट के मसल इस काबिल ही नहीं होते कि उसको पंप कर सकें, तो पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा, कार्डियोजेनिक शॉक के साथ, इन द केस ऑफ एमआई मोस्टली। सेप्टिक शॉक के अंदर क्या सीन होता है कि स्वेयर और वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन हो जाता है जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और इसके रिजल्ट में क्या होगा, साइटोकाइन का स्ट्रॉम आ जाएगा। आप साइटोकाइन क्या करेंगे, वैसोडाइलेशन काज करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वैसोडाइलेशन हो जाएगी, जाहिर सी बात है, और टिश्यू परफ्यूजन को इम्पेयर कर देंगे वो। अब एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर क्या होता है, ये एक एलर्जिक टाइप का शॉक होता है जिसके अंदर क्या होगा, इम्यून सेल्स अगेन एक्टिवेट होंगे और मैसिव अमाउंट में हिस्टामिन रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर, और वो अगेन वैसोडाइलेशन ही काज कर रहा होता है। न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर सडन डैमेज हो जाता है नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन का जो सिग्नल्स होते हैं पूरी वेसल्स के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर, वो कट ऑफ हो जाएंगे और अगेन वैसो डायलेशन हो जाएगी। अब ये वाली चीज़ें आ रही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लूइड है, जो ब्लड है या फ्लूइड है वो तो इक्वल है, यानी कि प्लेंटी अमाउंट में प्रेजेंट है, कम नहीं है वो, लेकिन जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट कर गए, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली टिश्यूज तक नहीं पहुंच पा रहा। ठीक हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं कंपनसेटेड एंड अनकम्पनसेटेड शॉक। इसके अंदर क्या सीन होता है, कंपनसेटेड एंड अनकम्पनसेटेड शॉक क्या होता है। बेसिकली कंपनसेटेड स्टेट होती है अर्ली स्टेजेस, जब हमारी बॉडी कोशिश कर रही होती है कि ठीक है ब्लड लॉस हो रहा है लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम बचाएंगे इसको ना, सेल को बचाएंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे ताकि टिश्यू डेथ ना हो, बॉडी को डैमेज ना हो। लेकिन जब मामला उसके हाथ से निकल जाता है फिर बात पहुंच जाती है अनकम्पनसेटेड शॉक पे या फिर डीकम्पनसेटेड शॉक में। So compensated shock is the early stage where the body maintains the normal blood pressure and vital organs perform using the increased heart rate. But in the case of uncompensated or decompensated shock, these mechanisms fail, causing dangerous drop in blood pressure. ठीक हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो कंपनसेटेड स्टेज है, वो माइल्ड में है, वो मॉडरेट में है या स्वेयर में है। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आने लगी है। इनमें से आएंगे आपको एमसीक्यूज वगैरह कि उन्होंने फीचर्स दिए होंगे उस पेशेंट के, ये उस पेशेंट को है, बताओ अब उसको माइल्ड है, मॉडरेट है, कंपनसेटेड है, अनकम्पनसेटेड है, स्वेयर है, क्या है। अगर तो वो पेशेंट को कंपनसेटेड माइल्ड, तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा जस्ट विद टैकीकार्डिया, टैकिपनिया, नॉर्मल बीपी के साथ और कूल पेरिफ्रेस के साथ। 2 टी हैं और एम सी कर लें, एन सी। टैकीकार्डिया है, टैकिपनिया है, नॉर्मल बीपी है और कूल पेरिफ्रेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। रिड्यूस कैपिलरी रिफिल भी उसमें आ जाएगा। मॉडरेट में क्या होगा, अब लास्ट वाले में हमने क्या पढ़ा है, माइल्ड में क्या पढ़ा है हमने, नॉर्मल बीपी पढ़ा है, यहाँ पे क्या हो गया, फॉलिंग बीपी है, और ओलिगोयूरिया भी उसे हो गया। ओलिगोयूरिया के अंदर क्या होता है कि 0.5 ml पर केजी पर आवर से कम यूरिन प्रोड्यूस कर रहा होता है पेशेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अक्सर जगह पे देखने को मिलेगी। मॉनिटरिंग हम करेंगे ना, फिर हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपसे अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। फिर पेशेंट को कन्फ्यूजन हो रही होगी और इंक्रीज टैकीकार्डिया होगा। ठीक हो गया, फॉलिंग बीपी है, ओलिगोयूरिया है, लेस देन 0.5 ml पर केजी पर आवर, कन्फ्यूजन के साथ भी प्रेजेंट कर रहा है और इंक्रीज टैकीकार्डिया के साथ। अब आ जाते हैं स्वेयर या फिर अनकम्पनसेटेड डीकम्पनसेटेड शॉक में। इसमें क्या होगा, इसमें ये सीन होगा कि प्रोफाउंड हाइपोटेंशन है और एनयूरिया हो गया, पेशेंट यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा और अनकॉन्शियस हो गया। यहाँ पे तो जस्ट कन्फ्यूजन में था, यहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया और लेबर्ड ब्रीथिंग कर रहा है वो। ठीक हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हुए ना, ऐसे आपके एमसीक्यू में लिखे होंगे, तो आपने वहां से डायग्नोसिस बनाना है कि मॉडरेट था, स्वेयर था या माइल्ड था। अब माइल्ड के अंदर क्या था, इसको अभी आप याद कर लें। माइल्ड के अंदर क्या था कि टैकीकार्डिया था उस पेशेंट को, टैकीकार्डिया था, टैकिपनिया था, नॉर्मल बीपी था एंड कूल पेरिफ्रेस थी, रिड्यूस्ड कैपिलरी रिफिल। मॉडरेट के अंदर फॉलिंग बीपी है, नॉर्मल बीपी नहीं है, फॉल कर रहा है वो, ओलिगोयूरिया है, 0.5 ml पर केजी पर आवर, कन्फ्यूजन एंड इंक्रीज टैकीकार्डिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है। बट इन द केस ऑफ स्वेयर और अनकम्पनसेटेड, इसमें क्या होगा कि प्रोफाउंड हाइपोटेंशन होगी, एनयूरिया होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट और लेबर्ड ब्रीथिंग देगा। तो ये सारे पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनमें से आपको एमसीक्यू आ जाएंगे।
अब आगे आ जाते हैं रिससिटेशन फ्रॉम शॉक। इसके अंदर क्या लिखा, इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपसे एमसीक्यू में वो पूछेंगे और लाजमी पूछेंगे। ओके, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमने रिससिटेशन करने पे हमने एयरवे और उसकी ब्रीथिंग को मेंटेन करना होता है, जैसे एटीएलएस में। अभी एटीएलएस भी आपको बताएंगे कि एटीएलएस क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर रिससिटेशन, इसमें हम क्या करेंगे, हमने एज्यूम करना होता है कि पेशेंट को हाइपोवोलेमिया है, उसे वाइट बोर्ड हमने पेरिफेरल कैनुला लगा देना है ताकि अगर ब्लड लॉस उसका हुआ है तो वो रिप्लेस हो जाए। और इन द केस फॉर एग्जांपल, अब हमने पढ़ा था कि बहुत से टाइप्स का शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक है, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक, एनाफाइलेटिक और न्यूरोजेनिक शॉक। इसके अंदर तो ब्लड लॉस हो रहा है, इसके अंदर तो फ्लूइड लॉस हो रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं हो रहा ना। अगर इसमें हम लोगों ने लगा दिया पेशेंट को ब्लड वगैरह तो क्या होगा, फिर तो मसला बन जाएगा ना। हमने अगर ये केस है, हाइपोवोलीमिया वाला केस है, तो इसको क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए हमने उसको ब्लड प्रोडक्ट्स ही देने होते हैं। बट इन दीज केसेस हम ब्लड नहीं लगाते, हम अदर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अभी देखेंगे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। सही हो गया। तो एयर ब्रीथिंग पहले मेंटेन करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर रिससिटेशन करेंगे, अज्यूम करेंगे पेशेंट को हाइपोवोलीमिया, वाइट बोर्ड पेरिफेरल कैनुला लगा देंगे। और अगर तो उसको हाइपोवोलेमिक शॉक है तो हमने उसे ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ ही रिप्लेस करना है, ब्लड के साथ या ब्लड प्रोडक्ट के साथ। बाकी टाइप्स वाले शॉक के अंदर हमने क्या यूज़ करना है, क्रिस्टलाइड यूज़ करने हैं। और मोस्टली कौन से क्रिस्टलाइड यूज़ कर रहे होते हैं, हम सेलाइन यूज़ करेंगे या फिर रिंगर्स लैक्टेट यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं ना, लाइक डेक्सट्रोज, इसको अवॉइड करना है, ये नहीं यूज़ करने की। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, एक ये एमसीक्यू में आती है कि बताएं कौन सी चीज़ हम अवॉइड करेंगे। सही हो गया। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं वेसोप्रेसर, फॉर एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन। इन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कौन सा था, जिसके अंदर वेसल्स की टर्न लॉस हो गई थी, न्यूरोजेनिक शॉक था और सेप्टिक शॉक। इसमें वेसोप्रेसर यूज़ करेंगे। ऑफकोर्स वेसोप्रेसर क्या करते हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं। और हम क्या करेंगे, आइनोट्रॉप्स यानी कि डोब्यूटामाइन यूज़ करेंगे इन द केस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब जो हार्ट की ड्रग्स है ना, इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे अपने ब्लॉक A9 के अंदर, वहाँ पर डिटेल से लिखी हुई है, आपको पता चल जाएगा कि आइनोट्रॉप्स क्या होती है, डोब्यूटामाइन क्या होती है, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एयर पे मेंटेन करना है, कार्डियोवैस्कुलर रिससिटेशन है, हाइपोवोलीमिया अज्यूम करना है उस पेशेंट को, वाइट बोर्ड कैनुला लगा देना। ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है, अब सोल्यूशन हमने कौन कौन से देने, कैनुला तो लगा दिया, अब सोल्यूशन कौन कौन से देने हैं। अगर तो उसे हाइपोवोलेमिक शॉक है देन हम ब्लड देंगे या ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे। अगर अदर टाइप्स ऑफ शॉक है तो हमने क्या देना है, सेलाइन या फिर रिंगर्स लैक्टेट। हाइपोटोनिक सोल्यूशन को टोटली अवॉइड करना है। ड्रग्स कौन सी यूज़ करेंगे, वेसोप्रेसर यूज़ करेंगे एंड आइनोट्रॉप्स यूज़ करेंगे। वेसोप्रेसर कब यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर, लाइक न्यूरोजेनिक और सेप्टिक शॉक। बट हम आइनोट्रॉप्स कब यूज़ करेंगे, डोब्यूटामाइन कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर। ठीक हो गया। इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट। अब मॉनिटरिंग को हमने यहाँ डिस्कस करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉनिटरिंग का बेस्ट मार्कर होता है यूरिन आउटपुट। ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना, यूरिन आउटपुट। यूरिन आउट में क्या होगा कि यूरिन आउटपुट शुड बी ग्रेटर देन 0.5 ml/kg/h। ये बात होगी। फिर दूसरा बात आ जाती है कि बेस डेफिसिट एंड लैक्टेट के लेवल चेक करेंगे। अब ये हम क्यों चेक करें, हमने देखा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी, लैक्टेट बन रहा था, और बेस उसको कवर करने के लिए, काउंटर करने के लिए बेस के लेवल बढ़े थे, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस भी हो रहा था। तो इनके लेवल्स को हम चेक करेंगे जो कि रिफ्लेक्ट करेंगे सिस्टेमिक एनारोबिक मेटाबॉलिज्म को। दो बातें होंगी। थर्ड बात यह है कि मिक्स्ड वेनस O2 सेचुरेशन कितनी होती है, जो वेनस ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की सेचुरेशन कितनी है। मोस्टली क्या होता है, जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो यूज़ हो जाती है, कहाँ यूज़ हो जाती है, टिश्यूज़ के अंदर जब ब्लड पास करता है कैपिलरीज में से। इस केस के अंदर क्या सीन होना है कि अगर हम बात करें हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर, तो जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन ब्लड कम होता है, तो ये जो सेचुरेशन होगी वेनस ब्लड में वो कम हो जाएगी, क्योंकि सारी ऑक्सीजन यूज़ कर लिया टिश्यू ने। टिश्यू के पास तो पहले ही ऑक्सीजन इतनी कम थी। लेकिन इन द केस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक, अब क्या मसला हुआ है इसमें, वेज़ोडाइलेशन हुई है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर जो टिश्यू, जो ब्लड था वो टिश्यू तक ठीक तरीके से पहुंच ही नहीं पा रहा। तो इसमें जो वेनस ब्लड होगा उसके अंदर ऑक्सीजन की सेचुरेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइपोवोलेमिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक के अंदर ये रेशो बड़ी होनी है, जो मिक्स्ड वेनस O2 सेचुरेशन है ये बड़ी भी होगी, लेकिन इन द केस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक ये कम होगी। मिक्स्ड वेनस O2 सेचुरेशन बेसिकली होती क्या है, ये मैयर्स कर रही होती है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी कितनी थी और उसकी डिमांड कितनी थी। ठीक हो गया। अब जो कार्डियोजेनिक शॉक था या सेप्सिस था, उन दोनों के अंदर तो ब्लड कम नहीं हुआ था ना, उसमें तो पेशेंट के अंदर उतना ही ब्लड था जितना उसे चाहिए था। लेकिन जो हाइपोवोलेमिक होता है उसके अंदर ब्लड ही कम हो गया, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो गया, डिलीवरी कम है, दैट्स वाई ये कम हो गई थी। बट कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक के अंदर ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
अब देख लेते हैं रिस्क ऑफ ओवर रिससिटेशन। ये भी बस ऐसे ही पढ़ लेना, कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। अगर हम किस स्लाइड को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, ओवर यूज़ कर लें, लाइक अगर कार्डियोजेनिक शॉक था पेशेंट को, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक था, न्यूरोजेनिक शॉक था, हमने कहा कि शॉक है भाई लगा दो इसको, क्यों ना लगा दो, वाइट बोर्ड लगा दो, लगाते जा रहे हैं विदाउट प्रॉपर मॉनिटरिंग, तो उससे क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है उस पेशेंट को, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, इसके अलावा सेरिब्रल एडीमा के साथ भी पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपने अपने माइंड में रखनी है, ऐसे ही किसी को कोई स्लाइड नहीं लगाते जाना। तो हमने यहाँ पे देख लिया कौन कौन से एमसीक्यूज थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। ये शॉक्स का आपको पता होना चाहिए कितने टाइप का शॉक होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिकॉग्निशन एंड डायग्नोसिस कैसे होता है, कंपनसेटेड, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, अनकंपनसेटेड या डीकंपनसेटेड के अंदर क्या सीन हो रहा है। ठीक हो गया। रिससिटेशन का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से करनी होती है, हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या करेंगे, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर हम क्या करेंगे, कौन सी ड्रग्स यूज़ करें। मॉनिटरिंग का आपको पता होना चाहिए कि हमने यूरिन आउटपुट देखना है, बेस डेफिसिट देखना है, एंड मिक्स्ड वेनस ऑटो सैचुरेशन भी देखनी है। अब आपको एक पक्का एमसीक्यू बताती हूँ, वो क्या होता है, वो अक्सर पूछ रहे होते हैं सेप्सिस के अंदर मिक्स्ड वेनस ऑटो सैचुरेशन बढ़ी हुई होगी या फिर कम होगी, या फिर वो बताते हैं कि मिक्स्ड वेनस ऑटो सैचुरेशन बढ़ी हुई है, तो आपने सेप्सिस वाला जो ऑप्शन है ना आपको दिया होगा तो ये चूज़ करना है आपने। ठीक हो गया। तो इसके अंदर इतना ही था, और ATLS वाला टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।